18 का क्वेश्चन है, बता देता हूं आपको। इन्होंने कहा है कि 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर निम्न में से किस गैस का अधिकतम भौतिक अधिशोषण है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो, अभी आंसर की बात नहीं करेंगे। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, एसकेवी कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन और है जो जेई में आया हुआ है 2019 में। इन्होंने ये कुछ गैसेस हमें दी हैं, H2, CH4, CO2 और SO2। इनके ये क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हैं, ये देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हैं, TC जिसको बोलते हैं, T और ये जो C है ये वैसे लिखना चाहिए नीचे, मैंने गलती से ऊपर लिखा TC। ये दिए हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इन्होंने ये पूछा है, इसके बेसिस पे आपको बताना है सबसे कम एड्जॉर्प्शन किसका होगा। आपको बात समझ में आ गई। यहां पूछा है 4 गैस है आपके पास, 1 2 3 4, इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा एड्जॉर्प्शन। यहां 4 गैस दी है, इन्होंने पूछा सबसे कम किसका होगा और डेटा दिया हमें क्रिटिकल टेम्परेचर का। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में कौन सा कॉन्सेप्ट है वो जरा देख लो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ग्रेड में इस बार आपको मिल सकता है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्रिटिकल टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है किसी भी गैस का, है ना, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर यदि ज्यादा होता है किसी गैस का, तो वो गैस होती है आसानी से उसका लिक्विफेक्शन किया जा सकता है, यानी कि ईज ऑफ लिक्विफेक्शन बढ़ जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ज्यादा, यानी कि उसका द्रवीकरण आसानी से किया जा सकता है उस गैस का जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। जिस गैस का द्रवीकरण यानी कि लिक्विफेक्शन आसानी से होता है, ठीक है, ये माना जाता है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उसका जो एड्जॉर्प्शन है वो हमेशा ही ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा उस गैस के मॉलिक्यूल में, तभी तो वो आसानी से उसका द्रवीकरण हो रहा है। तो जिसमें लिक्विफेक्शन इजीली होगा उसका एड्जॉर्प्शन हमेशा ज्यादा होता है। लिक्विफेक्शन डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अब आपको क्या देखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा उसका लिक्विफेक्शन ज्यादा होता है, यानी कि आसानी से होता है, और उसका एड्जॉर्प्शन होने की जो अमाउंट है ना वो ज्यादा होती है। एग्जांपल यहां पर इन गैस का दिया हुआ है H2N2 CH4 CO2 HCl NH3 SO2। ठीक है, ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, देख रहे हैं ना आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये यहां पर डेटा है किसका, वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। 1 ग्राम चारकोल लिया तो उस पे H2 का 4.5 ml एड्जॉर्ब होगा, इसका 8 ml, इसका 16.2, ये देखिए बढ़ता जा रहा है, और SO2 का 380 ml क्या होगा, एड्जॉर्ब होगा किस पे, 1 ग्राम चारकोल पे। क्यों, क्योंकि SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 630 सबसे ज्यादा है, इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का सबसे ज्यादा। ये आसानी से लिक्विफेबल गैस है जिसका लिक्विफेक्शन आसानी से होता है ना, इसलिए इसका एड्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, सेम अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट पर। ठीक है, सबके लिए हमने एड्जॉर्बेंट चारकोल लिया है, वो भी 1 ग्राम ही लिया है ना, अमाउंट वो उसका सेम है। अब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल टेम्परेचर, फाइनली बता देता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी कि एड्जॉर्प्शन की मात्रा भी ज्यादा। ठीक है ना। ओके, अब आपको सिर्फ यही याद रखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एड्जॉर्प्शन, गैस की जो एड्जॉर्प्शन की मात्रा है वो भी ज्यादा होती है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये कह रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर का डेटा यहां पर है। ये कह रहा है इन 4 गैसेज में से सबसे कम एड्जॉर्प्शन किसका होगा, लीस्ट एड्जॉर्प्शन। तो भाई लीस्ट एड्जॉर्प्शन तो उसका ही होगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, हाइड्रोजन 33 आंसर है। समझ में आ गया अब आपको, ये मेगा कॉन्सेप्ट है, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। 2018 में इन्होंने दे दिया कि सक्रिय चारकोल पर ये जो 4 गैसेज हैं SO2 CH4 CO2 और H2, इनमें से किस गैस का सबसे ज्यादा अधिशोषण होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन 1 ग्राम चारकोल पर। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको ये जो गैसेस हैं इनका ऑर्डर आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर आपको रटा हुआ होना चाहिए कि SO2 का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है, फिर अमोनिया है, फिर HCl है, फिर CO2 है, फिर CH4 है, फिर H2 है। तभी तो आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब RPSC वाले देखिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जो जो जिसको रटा हुआ है वो कर देगा, लेकिन जो समझ करके आया है वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। अब आपको रटा हुआ होना चाहिए कि SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ये आसानी से लिक्विफेबल गैस है, और इसी का एड्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। वैसे यदि ये डेटा जो मैंने आपको दिया है आप एक बार भी देख के चले गए तो आपको याद रहेगा, सबसे कम इसमें H2 है और सबसे ज्यादा इसमें क्या है, SO3 है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है 630। ठीक है, तो SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसका एड्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा, आंसर हमने वहां लगा दिया है। अब स्टेटमेंट हमारे सामने है, इनमें से वैलिड स्टेटमेंट यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट लेना है एड्जॉर्प्शन के लिए। सबसे पहला, डेल्टा H बिकम्स
लेस निगेटिव एड एज एडजॉर्प्शन प्रोसीड्स। हाँ भाई, एडजॉर्प्शन जैसे जैसे चलता है डेल्टा एच है ना वो लेस निगेटिव, मान लेते हैं शुरू शुरू में वो 10 निगेटिव है, थोड़ी देर बाद में -9 हो जाएगी, -8 हो जाएगी, -7 हो जाएगी, जैसे ही वो टी डेल्टा एच के बराबर हो गया एडजॉर्प्शन आपका इक्विलिब्रियम में आ गया और रुक जाएगा। बात समझ में आ गई। तो टाइम के साथ साथ जो डेल्टा एच है वो लेस निगेटिव होती चली जाती है, देखो लेस निगेटिव हो रही है -10 से -7 की तरफ। तो ये बात सही है भाई, इन्होंने भी करेक्ट पूछा है, वैलिड स्टेटमेंट पूछा है, तो ये बात सही है, वैलिड है। ऑन ए गिवन एडजॉर्बेंट अमोनिया इज एडजॉर्ब्ड मोर देन नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन से मोर ज्यादा एडजॉर्ब होती है, तो इसके लिए तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो मैंने यहाँ आपको बताया है क्रिटिकल टेम्परेचर का जो ऑर्डर है वो, है ना, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का ऑर्डर है वो। तो अमोनिया तो इसमें यहाँ है, नाइट्रोजन बेचारा इसमें यहाँ बैठा है, तो यस अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, ये आसानी से लिक्विफिएबल गैस है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो इसका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। अब पढ़ लेते हैं, अमोनिया इज एडजॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन गैस, यस ये बात भी सही है, नंबर 1 और नंबर 2 सही है। नंबर 3 चेक करते हैं, ऑन एडजॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्सेज इंक्रीजेस, नहीं भाई हम बात कर चुके हैं, रेजिडुअल फोर्स डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, अरे नहीं भाई टेम्परेचर इनमें इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होती है, जो एडजॉर्बेट का अमाउंट है ना डिक्रीज होता है, गैस छोड़ के चली जाती है। तो कुल मिला के 1 और 2 सही है, यही इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और भी क्वेश्चन है क्या हमारे पास? यस है तो सही। अब इन्होंने कहा है ए मिक्सचर ऑफ गैसेस O2H2CO, ये हमारे पास हमने कहा लिए हैं, क्लोज वेसल में लिए हैं जिसमें चारकोल पड़ा है, यानी कि एक क्लोज वेसल लिया हमने, उसमें कुछ चारकोल पहले से पड़ा है और उसमें हमने छोड़ दिया O2CO और H2, 3 गैसेस हमने इसमें छोड़ दी। अब ये पूछा है कि इनका इन गैसेस का बिहेवियर को कौन सा ग्राफ बता रहा है ना, द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बिहेवियर ऑफ प्रेशर। अच्छा प्रेशर का प्रेशर के बारे में कौन सा ग्राफ सही है इन गैसेस के प्रेशर? तो इन गैसेस के प्रेशर के बारे में देखिए बी ग्राफ बिल्कुल सही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये गैसेस एडजॉर्ब होती चली जाएगी चारकोल के सरफेस पे और प्रेशर धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा। बात आपको समझ में आ गई ना, ये जो गैसेस हमने ली है ना चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब होगी और यहाँ प्रेशर कम होता चला जाएगा, इसलिए बी वाला जो ग्राफ है वो प्रेशर को सही से समझा रहा है कि प्रेशर टाइम के साथ साथ कम होता चला जाएगा गैसेस का। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन आ गया है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से, और इसमें इन्होंने कहा है x/m, ये तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का वो इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं देखना। इन्होंने बोला है 1/n 0 होगा तब क्या होगा? भाई 1/n 0 आप उस इक्वेशन में देख लो, x/m इज इक्वल टू 1/n 0 कर दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि Kp0। अब जिसकी भी पावर 0 हो गई है ना, आप समझ रहे हैं ना, वो तो टर्म खत्म हो गई, यानी कि जो x/m है वो p की 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। p की 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि x/m यानी कि एब्जॉर्प्शन की जो मात्रा है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, p की 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये, क्योंकि 1/n की वैल्यू 0 आ गई, तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही है एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां पर कौन सा सही है? यहां पर 3 नंबर सही है, एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, अधिशोषण दाब पर निर्भर नहीं करता। और आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कहीं से तो आया होगा, तो आपको पता ही है मैं हमेशा सबसे पहले एनसीईआरटी चेक करता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, कहां से आया है। तो ये क्वेश्चन देखो एज इट इज मिल गया, ये यहाँ देखना जरा, जहां मैं कर रहा हूं यहाँ पर सारी सिचुएशन लिखी हुई है, 1/n 0 होगा तो x/m कांस्टेंट हो गया और एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसमें हमने पेन शायद ऑन नहीं किया है, कर लेते हैं, ये हमारे घर की बात है। यस, ये देखना जरा, ये कंडीशन देखना, ये 1/n 0 है तो ये प्रेशर इज इंडिपेंडेंट, सॉरी एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यही क्वेश्चन में दिया है। यदि इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जरा देख लीजिए 1/n इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा? x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और प्रेशर वेरीज डायरेक्टली विद द प्रेशर, सॉरी एडजॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विद द प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, किसमें? जब 1/n आपका क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो ये बात हो गई, इसलिए अब चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पेपर में, है ना। कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है भाई, मामूली एग्जाम नहीं है। यस, लेकिन आके तो वहीं अटके ना एनसीईआरटी पे, कोई बात नहीं। एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलोज फ्रेंडलिच आइसोथर्म, सही बात है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म को फॉलो करती है गैस। इफ x इज द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन द मास m ऑफ, ठीक है कोई बात नहीं, x/m वर्सेस p। अच्छा ये प्लॉट कैसा है, ग्राफ कैसा है? x/m वर्सेस p का। वापस एनसीईआरटी में चलते हैं, ये ग्राफ वहीं दिया है इन्होंने, अच्छे से दिया है बेचारों ने,
है ना, हम देखते नहीं है, ये हमारी कमी है। ये रहा x/m और इसका p का ग्राफ कहाँ है मैं बता देता हूँ, ये रहा। जरा देखना क्या कह रहा है ये ग्राफ, ये कह रहा है कि आपने देखो ये तो समझ ही लिया ना आपने कि टेम्परेचर बढ़ता है तो एड्जॉर्प्शन कम होता चला जाता है। ये देखो 195 K है, ये ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए x/m की वैल्यू सबसे ज्यादा है यहाँ पर, देखो है ना, इतनी वैल्यू है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, आपने 244 किया तो एड्जॉर्प्शन और कम हुआ, आपने 273 किया एड्जॉर्प्शन और कम हुआ। तो इस ग्राफ से पहली बात तो ये प्रूव हो रही है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो x/m आपका कम होता चला जाएगा। और x/m का मतलब क्या है, एड्जॉर्ब्ड गैस का अमाउंट, यानी कि गैस कितनी एड्जॉर्ब हुई है उसकी मात्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है कि भाई जो x/m और p के वर्सेस जो ग्राफ है वो कौन सा सही है ना। तो अब हम फटाफट मैच कर लेते हैं कौन सा सही है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन वाले एरिया में, है ना, बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं। सबसे पहला ये देखते हैं x/m और p का ग्राफ, यस इसी तरह का ग्राफ है। और टेम्परेचर देख लेते हैं, हाँ कम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एड्जॉर्प्शन, इसका मतलब कम टेम्परेचर ऊपर, फिर वो सबसे और सबसे कम ज्यादा टेम्परेचर है 270 वो सबसे नीचे। ये बात एकदम, ये ग्राफ एकदम सही लग रहा है ना। इसको चेक करते हैं, इसमें ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा एड्जॉर्प्शन दिखाया हुआ है, ये भाई गलत ग्राफ है ना। नहीं ये ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा भी है नहीं, इसका मतलब ये 1 वाला एकदम सही है। आपको टेम्परेचर का ऑर्डर ध्यान रखना होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे कम एड्जॉर्प्शन और कम टेम्परेचर पे ज्यादा एड्जॉर्प्शन, क्योंकि एड्जॉर्प्शन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, इसकी हम बात कर चुके हैं, ये केवल फिजिजॉर्प्शन के लिए सही है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्होंने गैस का एड्जॉर्प्शन बताया है ना, ये एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा टेम्परेचर, हाँ चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, ये काफी है मेरे लिए। ए गैस अंडरगोज फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑन ए सरफेस फॉलोज फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ये चलो कोई बात नहीं। ये पूछ रहा है एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस इंक्रीजेज, एक गैस का एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है किसके साथ साथ, भाई इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, और डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होना चाहिए, है ना। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात की है ना, ये देखो, तो टेम्परेचर टेम्परेचर आप कम करोगे तो इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है इफ x ग्राम ऑफ ए गैस एड्जॉर्ब, ये तो वो स्टेटमेंट है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन ये किया है, पेन कहाँ चला गया, यस ये रहा। log x/m वर्सेस log p का जो ग्राफ है वो लीनियर आता है, इसमें स्लोप क्या होगा ये पूछा है इन्होंने, स्लोप क्या होगा। तो फटाफट हम वहीं चलते हैं जहां पर वो क्या बोलते हैं, ये हमारा ग्राफ है, हमारा ग्राफ कहाँ है, एनसीईआरटी ने छुपा रखा है। ये आपका log x/m और log p जो है इसके बीच में ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ है एनसीईआरटी में, ये रहा और ये रहा। अब ये लीनियर लीनियर तो है। स्लोप इन्होंने 1/1 पूछा है, सॉरी स्लोप पूछा है क्या होता है, तो स्लोप 1/n होता है और इंटरसेप्ट log k होता है। भाई दोनों चीजें याद कर लेना आप, कभी इंटरसेप्ट पूछ लेता है कभी स्लोप पूछ लेता है। तो इंटरसेप्ट है log k और स्लोप है आपका 1/n। अच्छा अब कोई कहेगा सर हमें तो ये याद नहीं रहता है, ठीक है, तो इसका भी मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है मैं बता देता हूं, मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, यस। ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या कहती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। इसको एक काम करते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, log 1/n log p प्लस log k, है ना। आप भी इक्वेशन याद रखना भाई, मैं यहीं लिख देता हूँ, log x/m इज इक्वल टू 1/n log p, ठीक है, प्लस में आएगा आपका log k, ये वो इक्वेशन है। इस पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, वो आपकी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। हमेशा याद रखना y और x के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो m यानी कि 1/n ये आपका स्लोप होगा, और c यानी कि c जो होगा वो इंटरसेप्ट होगा। तो c यहाँ पर log के आ रहा है, log के इंटरसेप्ट है, और स्लोप इन्होंने पूछा है तो 1/n होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अप्लाई करके। फॉर ए लीनियर प्लॉट ऑफ, ये वापस वही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है भाई, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए करेक्ट कौन सा है। ओनली 1/n अपीयर्स एज ए स्लोप, 1/n स्लोप है क्या, हाँ स्लोप तो है। log 1/n अपीयर एज ए इंटरसेप्ट, नहीं log इंटरसेप्ट तो अभी हमने देखा है log k है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। बोथ अपीयर एज इन द स्लोप टर्म, नहीं स्लोप टर्म में आपका k आता ही नहीं है, ये भी गलत टर्म है। 1/n अपीयर्स एज इंटरसेप्ट, नहीं नहीं इंटरसेप्ट तो log k हमने देख लिया, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ओनली 1/n अपीयर्स एज स्लोप, हाँ स्लोप 1/n होता है,
ये हमने अभी अभी देखा है, तो ये ऑप्शन जो ए है वो सही है। ये देखो स्लोप 1/n है, m की वैल्यू 1/n है, स्लोप 1/n है, ऑप्शन ए सही है। अगला ये नीट की जो ओडिशा का एग्जाम है 2019, उससे लाया हूं मैं ओडिशा जाकर के। द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग ए फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है x/m इज इक्वल टू kp 1/n। वहां पर n की वैल्यू होती है मोर देन, ओ सॉरी, n की वैल्यू होती है आपकी ग्रेटर देन 1। तो जब भी n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो आपकी जो 1/n की वैल्यू है वो हमेशा 0 to 1 होगी। 0 to 1 का मतलब हो गया पॉइंट में कुछ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये माइनस आ गया, गलत है। ये माइनस आ गया, गलत है। ये 2.5 तो जा ही नहीं सकती भाई, 0 से लेकर के 1 तक की वैल्यू हो सकती है फ्रेंडलिच के अनुसार, क्योंकि n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो 1/n की हमेशा ही 0 से 1 के बीच में होगी। बी ऑप्शन सही है, चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n। 1/n की वैल्यू आपने देखा ना, अभी मैंने समझाया आपको n की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो 1/n की वैल्यू हमेशा 0 to 1 होगी। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में 1/n की वैल्यू हमेशा ही 0 to 1 होगी इन ऑल केसेस, है ना। ये नीट 2012 का क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के मैंने काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको। फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड द प्लॉट ऑफ, ये तो हो गया लीनियर प्लॉट। अब इसके लिए स्लोप वापस पूछ लिया, नीट में 2 बार पूछा हुआ है स्लोप। स्लोप इसका 1/n है और जो log k है वो आपका इंटरसेप्ट है। उम्मीद करता हूं कि मैंने काफी कुछ आपको एडजॉर्प्शन के बारे में बता दिया है। ये काफी सारे क्वेश्चंस थे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।